हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था। आज हम व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि क्या चीज होता है देख लीजिए। व्यंजन संधि देखिए, व्यंजन का मेल स्वर या फिर व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो व्यंजन है, व्यंजन का जो मेल है वो ये किसी स्वर के साथ होता है या फिर किसी व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, ये मेल होने के बाद जो भी परिवर्तन होता है इसी को व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन के साथ स्वर या फिर व्यंजन के मेल से जो भी परिवर्तन होता है इसी को व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि में हम लोगों को कुछ कुछ रूल्स करने, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं रहने के लिए, पर इतने सारे रूल्स आपको याद रख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ को सेलेक्टिव रूल्स बताऊंगी। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से व्यंजन संधि आपसे इजिली बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो नियम होता है ये कहलाता है एक तीन का नियम। एक तीन का नियम नाम से स्पष्ट है, एक और तीन। ठीक है, एक का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वाला वर्ण होता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन सा होता है? क, च, ट, त और प। ये प्रत्येक वर्ग का ये फर्स्ट वर्ण हो गया। ठीक है, इसके साथ कोई भी स्वर हो या व्यंजन हो, चाहे कोई स्वर हो या फिर चाहे कोई व्यंजन हो। ठीक है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो थर्ड जो चीज हमारे पास आती है बन के, इस क की जगह अपने ही वर्ग का तीसरे वाले वर्ण में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क का तीसरा वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? क, ख, ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। वैसे यहाँ पे च के साथ कोई स्वर या फिर कोई व्यंजन, तो च की जगह क्या बन जाएगा? च अपने ही वर्ग का तीसरे वाले वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो च का तीसरा वाला वर्ण क्या होता है? च, छ और ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये सब के सब कैसा है? हाफ है। देखिए मैंने यहाँ पे हलंत लगाया हुआ, ये सब हाफ है। ठीक है, ट के साथ कोई स्वर या फिर कोई व्यंजन। ठीक, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ट का थर्ड वाला वर्ण क्या होता है? ट, ठ और ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ड बनेगा। ठीक है, सेम थिंग त के साथ क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। प के साथ क्या बन जाएगा? ब बन जाएगा। क्लियर है ये चीजें? अब चूंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको सबका हाफ बताया है, जैसे कि ये जो क है ये यहाँ पे हाफ है, च है ये भी हाफ है, ट है ये भी हाफ है, त भी हाफ है और प भी हाफ है। ठीक, तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर का जो बन रहा है ये क है, ये अपने ही वर्ग का तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो ग बन रहा है ये यहाँ पे मैंने आपको पूरा ग लिखा है। यहाँ पे जितने भी देखिए जो भी बन रहा है इसको मैंने पूरा लिखा है, हाफ किसी में भी मैंने हलंत नहीं लगाया है। तो ये कब की कंडीशन में? अगर इस ग के साथ कोई स्वर मिलता है तो ये बनने वाला जो ग है ये पूरा बनेगा, और अगर इस क के साथ कोई व्यंजन मिलता है तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट रहेगा, मतलब जो ग बनेगा वो कैसा बनेगा? आधा ग बनेगा। ठीक है, सेम थिंग, चूंकि स्वर मिल रहा है च के साथ तो ज बन रहा है, लेकिन अगर इसी च के साथ अगर व्यंजन मिलता, यहाँ पे अगर व्यंजन मिलता तो क्या बनता? ये आधा ज बनता। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे ट के साथ स्वर मिल रहा है तो ड बन रहा है, लेकिन अगर इस ट के साथ अगर कोई व्यंजन मिलता तो ये जो ड है ये कैसा बनता? आधा ड बनता। क्लियर है? सेम थिंग इसमें भी हमारा अप्लाई होगा। ठीक, एक तीन का नियम सबको समझ आ गया। इसका अपन एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दिग्गज। दिग्गज, दी आधा ग, ग और ज, दिग्गज।
ये क्या बन रहा है, आधा ग बन रहा है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि ये जो ग है वो किस वर्ग का तीसरा वर्ण कहलाता है। तो ये जो ग है ये क वर्ग का तीसरा वर्ण कहलाता है। और क कैसा रहेगा, हाफ रहेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जितने भी पहले वाले जो वर्ण होंगे वो कैसा होगा, हाफ होगा। ठीक है, क प्लस, अब चूंकि ये हाफ बन रहा है मतलब इधर पे जो प्लस के बाद वाले जो भी थिंग्स रहेंगे वो क्या स्वर रहेगा कि व्यंजन रहेगा, व्यंजन रहेगा। ठीक है, क्यों व्यंजन रहेगा तभी तो ये हाफ बन पा रहे हैं ना, यहाँ पे तभी हाफ बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, गज। ठीक है, अब ये क्या रहेगा, दिक। दिक प्लस गज, दी एज इट इज है, गज एज इट इज। यहाँ पे देखिए दी एज इट इज है, गज एज इट इज है। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, जो चेंजेस आ रहा है इस क की जगह पे चेंजेस आ रहा है। ठीक, ये जो क है ये क्या बन रहा है, इसके साथ व्यंजन मिल रहा है, ग व्यंजन होता है, तो इस क की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा मतलब कि ग में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, एक आध और एग्जांपल देखते हैं। दिगंत, दिगंत, अब ग बन रहा है मतलब आपके दिमाग में पहले सबसे पहले आना चाहिए क वर्ग का है। ठीक, दी है, इसको एज इट इज हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो दी था उसको एज इट इज हम ले लेते। अब देखिए यहाँ पे आधा बनता था, यहाँ पे पूरा ग बन रहा है, मतलब इसके साथ कौन सा कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। तो कौन सा स्वर जुड़ा है, यहाँ पे देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, मतलब यहाँ पे अ जुड़ा हुआ है। ग के साथ क्या छिपा हुआ है, अ छिपा हुआ है। अम की मात्रा है, अम की मात्रा को एज इट इज लिख लेते हैं, और जो त है उसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो दिक प्लस अंत मिलके क्या बन रहा है, बन जा रहा है दिगंत बन जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सुबंत, सुबंत, देखिए ये ब है और कैसा ब है, कंप्लीट ब है। ठीक है, मतलब दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि इधर पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका स्वर बन रहा है। अब ब किस वर्ग का तीसरे नंबर का वर्ण होता है, प, फ और ब, मतलब प वर्ग का होता है। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने प लिख लिया। अब सु है तो यहाँ पे जैसे का तैसा हमने सु को भी एज इट इज ले लिया। अब यहाँ पे ब में कौन सी मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब इसमें ब के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है। ये हो गया अ, और अम की मात्रा का अम की मात्रा, और यहाँ पे जैसा ये ता है उसको एज इट इज हमने वैसा लिख लिया। तो सुप प्लस अंत मिलके क्या बन गया, सुबंत बन गया। क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। भगवत भजन, भगवत भजन, देखिए चूंकि यहाँ पे द बन रहा है, द बन रहा है मतलब कौन से वर्ग में द आता है, त थ द। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ता। इसके बाद देखिए भजन, ये चूंकि आधा द बना हुआ है मतलब इधर पे जो ब, ये जो भ है ये इसके साथ क्या जुड़ा होगा, व्यंजन जुड़ा होगा, तभी तो ये हाफ बन रहा है। मतलब ये जो भजन इसको हम एज इट इज यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी चीजें उसको भी एज इट इज लिख लेते हैं। तो देखिए भगवत प्लस भजन मिलके क्या बन जाएगा, भगवत भजन बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब आपको इसमें से सारे एग्जाम्पल करके चीजें समझ आ गई। 1-3 का नियम, अगर आपके पास और कोई बुक्स होंगे, रेफरेंस बुक्स होंगे, तो आप उसमें से एग्जाम्पल करिएगा, और नहीं तो फिर मैं लास्ट में इसका ऑलरेडी कराने वाली हूँ। ठीक है, ये टॉपिक जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, संधि कंप्लीट करने के बाद आपके लिए जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको हिंदी का विकास क्रम बताया हुआ है ना, हिंदी का विकास क्रम के बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्या बताया है, आपको वर्णमाला बताया, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम संधि स्टार्ट किए हैं। तो संधि का जो विसर्ग संधि तक जैसे ही कंप्लीट होता है, तीनों जो टॉपिक है इसका आपके लिए एमसीक्यू आएगा। क्लियर है, ताकि उसमें आप प्रैक्टिस कर पाए, आपसे बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे, कुछ दिक्कत आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 1-3 का नियम खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1-5 का नियम। दूसरा है 1-5 का नियम। देखिए ये भी नाम से क्लियर है, 1-5 का नियम। प्रत्येक वर्ग का पहला वाला वर्ण क, च, ट, त और प। ठीक है, इसके साथ पंचमाक्षर
पंचमाक्षर मतलब क्या बोलते हैं उसी को, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। ठीक है, ये अंतिम वर्ण कैसा रहेगा, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण। ठीक है, तो इनके साथ फर्स्ट लेटर के साथ किसी भी वर्ण का अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ण रहेगा, तो ये जो पहला वाला जो भी लेटर रहेगा, ये पहला वाला जो वर्ण रहेगा अपने ही वर्ग के फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क का लास्ट क्या होता है, पंचमाक्षर या अंतिम वर्ण क्या होता है, क का अंगा होता है। और चूंकि यहाँ पे का हाफ है, इसीलिए जो अंगा रहेगा वो भी कैसा रहेगा, हाफ रहेगा। ठीक है, चलिए च का देखते हैं। च के साथ कोई भी पंचमाक्षर रहे, कोई सा भी अंतिम वर्ण रहे। ठीक, तो यहाँ पे जो बनेगा च का जो अंतिम वर्ण होता है, ये क्या होता है, च छ ज झ इया। और इया कैसे बनेगा, हाफ बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं ट। ट के साथ कोई भी यहाँ पे अंतिम वर्ण। ठीक है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, ट ठ ड ढ अणा। अणा कैसा बनेगा, हाफ बनेगा। सेम थिंग इस ता और प के लिए भी अप्लाई होगा। क्लियर है, इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, वांग्मय। वांग्मय, अब देखिए यहाँ पे जो मैं है इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। म जो है अंतिम पंचमाक्षर कहलाएगा, अंतिम वर्ण है, ये किसी न किसी वर्ग का, कौन से वर्ग का है बताइए तो, प फ ब भ म, मतलब ये प वर्ग का अंतिम वर्ण हो गया। ठीक है, अब इससे पहले चूंकि क्या बन रहा है, अंगा बन रहा है, तो जो अंगा है उसका जो प्रथम वर्ग किस वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, क वर्ग का अंतिम वर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वाक प्लस मैं। तो चूंकि ये पंचमाक्षर के साथ मिल रहा है, तो ये पहले वाले अपने ही वर्ग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिफ्थ नंबर वाले में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ जो है यहाँ पे चूंकि न है, आधा ना बन रहा है, यहाँ पे देखिए आधा जो अंगा है वो कैसा हाफ बना था। ये हलंत का मतलब ना ये होता है कि ये जो वर्ण है ये हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस ना को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हाफ ना, ये आधा ना लिख के हम ऐसे वाला भी ना लिख सकते हैं। तो जगन्नाथ में देखिए ये जो नाथ है इसको एज इट इज हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब प्लस से पहले चूंकि न जो है किस वर्ग का अंतिम वर्ण होता है, ता का होता है, तो ये क्या बन जाएगा, जगत प्लस नाथ। और यहाँ पे नीचे हलंत रहेगा तभी ये आधा न बन रहा है, और ये भी अंतिम वर्ण है, तो जो त है वो अपने ही वर्ग का अंतिम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एक आध और देखते हैं हम एग्जाम्पल इसका। जग जननी। जग जननी। ठीक है, अब चूंकि ज बन रहा है, सॉरी ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, का और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसका। चिन्मय। चिन्मय, तो देखिए ये जो मैं है उसको एज इट इज लिख लिए हम। ठीक है, प्लस न जो है किसका होता है, त का होता है अंतिम, है ना, तो ये कैसा बन जाएगा, चित्त प्लस मैं मिलके क्या बन जाएगा, चिन्मय बन जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैं इसका थोड़ा सा एक ऐसा हिंट करती हूँ कि ये जो 1-3 का जो 1-5 का जो नियम है, इसमें ज्यादातर आपको यहाँ पे जो प्लस के बाद है म और न ही देखने को मिलेगा। ज्यादातर म और न से लेकर ही एग्जाम्पल बनाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में म और न को ही लेकर के एग्जाम्पल आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे इसमें। क्लियर है,
तो ये जो है हमारा 1-5 का नियम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम, देखिए इसमें होता क्या है, स है, स के जस्ट पहले कोई भी ह्रस्व बोल सकते हैं या उसी को लघु भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी लघु स्वर, ये जो स है इसके जस्ट पहले कोई भी लघु स्वर होगा, लेकिन किसको किसको छोड़कर, अ और आ को छोड़कर। अ और आ नहीं रहने चाहिए। उसके अलावा ये जो स है, स के जस्ट पहले कोई भी लघु स्वर होना चाहिए। तो ये जो स है इसकी जगह पे षटकोण का स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स है ये षटकोण के स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, विषम। ये जो विषम अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखिए वी प्लस सम। मैंने आपको अभी बताया ये जो स है इसके जस्ट पहले कोई सा भी क्या होना चाहिए, लघु स्वर होना चाहिए, अ और आ को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए अ और आ कहीं इसमें नहीं दिख रहे हैं। अब ये जो वी है ये कैसा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, व के साथ कैसी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, मतलब इसमें कोई भी लघु स्वर शामिल है कि नहीं है, इसमें छोटा ई वाला लघु स्वर शामिल है। तो ये जो स है ये हटकर षटकोण का स में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका। सुषमा, चलिए सुषमा, ये कैसा होगा, सु प्लस समा, ठीक है। देखिए इस स से पहले क्या है, ये स है और स में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, मतलब आया ना कोई भी लघु स्वर, तो इसमें कौन सा लघु स्वर आ रहा है, ऊ, छोटा ऊ वाला लघु स्वर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये जो स है अपने जगह पे षटकोण के स में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सहसंबंधी नियम भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए व्यंजन संधि में जो है बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इतने सारे रूल्स आपको एग्जाम में नहीं याद आने वाले। तो सबसे मैं आपको बेस्ट तरीका यही कहूँगी कि आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व कर पाए उतने सॉल्व करते जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मैंने आपको 1-3 का नियम बताया, 1-5 का नियम बताया, उस टाइम पे जब आप एग्जाम हॉल पे होंगे ना, उस टाइम पे ये कोई भी रूल आपको वहाँ पे फिट नहीं बैठेगा आपके लिए। देखिएगा जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो वहाँ पे कोई रूल काम नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ काम वही आएगा जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए आपको ज़्यादा रूल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने हो सके आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए। और चूंकि व्यापम जो है क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो जितने आए हुए जो क्वेश्चन है वो अगर सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपसे जो संधि से रिलेटेड या व्यंजन संधि से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो बन जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन हम MCQ में देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है स्वच्छंद, ये जो स्वच्छंद है ये कैसे टूटेगा, स्व प्लस छंद, ठीक है। स्व प्लस छंद ये आपस में मिलके, देखिए कि रूल होता है च और छ से संबंधित। अब मैं आपको अगर सारे रूल्स बताते बैठूं अगर, तो जितना आपने जो स्वर संधि पढ़ा है वो भी आपका पार हो जाएगा, क्योंकि स्वर संधि से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। मैंने उसको बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से आपको उसको गाइड किया है। तो मैं आपको वही बोलूँगी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और इसमें जो क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो व्यंजन संधि से क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। जो दिक्कत आता है थोड़ा स्वर संधि में आता है, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिस ही करते जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए स्वच्छंद क्या होता है, स्व प्लस छंद, ये मिलके बन जाता है स्वच्छंद। सेम जैसा स्वच्छंद है उसी प्रकार से परिच्छेद भी रहता है, दोनों का जो है एक ही टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको च नहीं दिख रहा है, अगर ये इसका जो संधि विच्छेद करें, लेकिन फिर भी ये जो बनने वाला प्रोडक्ट उसमें आधा च आ जाता है। ये इसी कैटेगरी का परिच्छेद भी है। ये कैसे टूटेगा, ये
परी प्लस छेद में टूट जाएगा, और परी और छेद टूट के यहाँ पे आधा च इसमें एक्स्ट्रा लग जाता है। ये एक रूल होता है, आप उस रूल को भी नहीं जानिए, वही ज़्यादा सही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए ऐसे भी टाइम कम है। नेक्स्ट है उच्चारण। उच्चारण कैसे टूटेगा? उत प्लस चारण, उत प्लस चारण मिलके ये बन जाएगा उच्चारण बन जाएगा। उज्ज्वल का देख लेते हैं, जैसे उच्चारण है उसी प्रकार से उज्ज्वल भी रहेगा। उत प्लस ज्वल, ये मिलके बन जाएगा उज्ज्वल। और इस उज्ज्वल को आप अच्छे से बारीकी से देखिएगा, मैंने यहाँ पे जो ज बनाया है यहाँ पे भी आधा ज है और यहाँ पे भी आधा ज है। जब हम लिखते हैं हमारा लिखने का ये तरीका होता है उज्ज्वल, ठीक है, वो आधा ज और ये पूरा ज्वल। लेकिन ये गलत है, जब वर्तनी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा दोनों जो ज होते हैं ये आधा ज होता है और यही सही होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट किया हुआ है, ये वर्तनी में ही पूछता है। जो उज्ज्वल है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी सही है करके पूछेगा, उसमें उज्ज्वल को 4 टाइप से आपको लिख के दिखा देगा। तो ये जो टाइप है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको आप लोग अभी से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम उल्लास। ये जो उल्लास है, उत प्लस लास, ये मिलके बन जाएगा उल्लास, ठीक है। तद्धित का देखते हैं, ये टूटेगा तत् प्लस हित में, तत् और हित मिलके बन जाएगा तद्धित बन जाएगा। सद्गुण का देखते हैं, सत प्लस गुण, ठीक है, ये मिलके बन जाएगा सद्गुण। षण्मुख का देखते हैं, ये देखिए ये 1-5 का नियम आ गया। षण्मुख का कैसा हो जाएगा? सट प्लस मुख, देखिए यहाँ पे ट ठ ड ढ अणा, ये जो ट है इसके साथ 5वां वाला वर्ण है, मैंने आपको बताया अंतिम होना चाहिए। और ट जो है अपने ही वर्ग का अंतिम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा बन रहा है? ये जो अणा है वो हाफ बन रहा है, क्योंकि ये जो ट कैसा है? हाफ है। तो सट प्लस मुख मिलके क्या बन जाएगा? सट मुख बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परिणाम। परिणाम हो जाएगा परि प्लस नाम, ये जो न है ये बाण के अणा में कन्वर्ट हो जाता है, तो परि प्लस नाम मिलके बन जाएगा परिणाम। नेक्स्ट देखते हैं संकलन। ये जो संकलन है सम प्लस कलन, ठीक है। अब ये जो म है ये अम की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, सम प्लस कलन मिलके क्या बन जाएगा? संकलन बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से संयोग रहेगा, सम प्लस योग, ये मिलके बन जाएगा संयोग, ठीक है। संविधान का आप लोग बना सकते हैं, कैसे बनेगा संविधान का? सम प्लस विधान, ये मिलके बन जाएगा संविधान, ठीक है। परंतु का देख लेते हैं, परम प्लस तु, ये मिलके बन जाएगा परंतु। रामायण, ये जो रामायण है ये परिणाम के ही कैटेगरी का है। जैसा परिणाम जिसको जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से रामायण को भी सॉल्व करते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी रिपीट किया गया है। तो रामायण कैसे बन जाएगा? राम प्लस अयन, ठीक है। अब ये जो न है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैंने कहा बाण के अणा में, तो राम प्लस अयन मिलके बन जाएगा रामायण, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा व्यंजन संधि ये कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके, और अगर चीज़ें समझ आती है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम विसर्ग संधि को भी देख लेंगे। विसर्ग संधि में भी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि ये जो 2 संधि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही आपके लिए सही रहेगा। सिर्फ स्वर संधि में जो मैंने आपको रूल्स बताए वो आपको याद रखिएगा, क्योंकि जब तक वो रूल्स याद नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं उसको डिफाइन कर पाएंगे कि ये कौन सी स्वर संधि के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और जैसे ही हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपके लिए MCQ लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।